नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है बरेली उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के भूड़ पड़रिया मोहल्ले में रहने वाला योगेश सक्सेना उर्फ मुन्नू मंदिर के पास रेडीमेड कपड़ों की एक दुकान में सेल्समैन की नौकरी करता था। पहली मार्च 2020 की रात वो दुकान से घर नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता हुई। योगेश का बड़ा भाई अंशु भी घर के बाहर था। उसे फोन करके बताया गया तो उसने योगेश जिस दुकान पर काम करता था उसके मालिक जितेंद्र से पता किया तो उसने बताया कि योगेश तबीयत खराब होने की बात कहकर जल्दी दुकान से घर जाने के लिए निकल गया था। जब वो दुकान से जल्दी निकल गया तो गया कहाँ, ये सवाल योगेश के परिजनों के सामने मुंह बाएं खड़ा था। उसकी काफी तलाश की लेकिन कोई पता नहीं चला। 2 मार्च की सुबह बरेली थाना कोतवाली और कुमार टॉकीज के बीच में खाली पड़े मैदान में एक पेड़ के नीचे एक अज्ञात युवक का अधजला शव पड़ा मिला। किसी ने शव की सूचना थाना कोतवाली को दे दी। सूचना पाकर सीओ अशोक कुमार और कोतवाली इंस्पेक्टर गीतेश कपिल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शव और घटना स्थल का मुआयना किया। मृतक की उम्र यही कोई 30 से 35 साल के बीच रही होगी। मृतक के गले और चेहरे पर धारदार हथियार के 4 गहरे घाव दिखाई दे रहे थे। मारने के बाद उसकी पहचान छिपाने के लिए उसके शव को जलाया गया था, जो कि पूरी तरह से नहीं जल पाया था। पास में ही मृतक का मोबाइल भी जला हुआ बरामद हुआ। शव की पहचान के लिए आसपास के दुकानदारों को बुलाया गया। उनमें जितेंद्र नाम का एक दुकानदार भी था। उसने शव देखा तो वो शव पहचान गया क्योंकि वो शव उसके शोरूम के सेल्समैन योगेश सक्सेना का था। उसने तुरंत योगेश के भाई अंशु सक्सेना को योगेश के शव मिलने की सूचना दे दी। सूचना पाकर योगेश की मां मुन्नी देवी और भाई अंशु मौके पर पहुंच गए और शव की पहचान कर दी। पहचान होने के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया। इंस्पेक्टर गीतेश कपिल ने अंशु से पूछताछ की तो उसने बताया कि योगेश अपने दोस्त की बहन नीमा से फोन पर बात करता रहता था। अपनी कमाई भी उसी पर लुटाता था। कई बार उसे समझाया गया लेकिन वो मानता ही नहीं था। कोतवाली आकर इंस्पेक्टर गीतेश की तरफ से अज्ञात के खिलाफ धारा 302/201 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया गया। इंस्पेक्टर गीतेश ने जांच शुरू की। पुलिस ने योगेश के फोन नंबर की सीडीआर की जांच की। योगेश के नंबर पर लास्ट कॉल जिस नंबर से की गई थी उस नंबर से रोज योगेश की बात होने का प्रमाण मिला था। घटना की रात उस नंबर से कॉल आने के बाद ही योगेश दुकान से निकला था। वो नंबर उसकी प्रेमिका नीमा शुक्ला का था, जो योगेश के मकान से कुछ दूर भूड़ पट्टी में रहती थी। इसके बाद 3 मार्च को इंस्पेक्टर गीतेश कपिल ने नीमा शुक्ला को घर से हिरासत में लेकर कोतवाली में महिला कांस्टेबल की मौजूदगी में कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। पूछताछ में नीमा ने बताया कि योगेश की हत्या उसने अपने दूसरे प्रेमी सुनील शर्मा से कराई थी। उसके बाद सुनील शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों से पूछताछ के बाद जो कहानी निकलकर सामने आई वो कुछ इस तरह से थी। उत्तर प्रदेश के महानगर बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के भूड़ पड़रिया मोहल्ले में अशोक सक्सेना सब परिवार रहते थे। वो एक प्राइवेट बस ऑपरेटर के यहाँ कंडक्टर थे। परिवार में पत्नी मुन्नी देवी के अलावा 2 बेटे और 2 बेटियां थी। अशोक सक्सेना ने अपनी बड़ी बेटी शालिनी की शादी कर दी थी। इससे पहले कि वो अन्य बच्चों की शादी की जिम्मेदारी से मुक्त होते 3 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। बड़ा बेटा अंशु शादी बारातों में बैंड बाजा बजाने का काम करने लगा। हाई स्कूल पास योगेश नाथ मंदिर के पास स्थित रेडीमेड कपड़ों की एक दुकान में सेल्समैन की नौकरी कर रहा था। वो इस दुकान में पिछले 5 सालों से काम कर रहा था। योगेश के मकान से कुछ दूरी पर भूड़ पट्टी में महेश चंद्र शुक्ला रहते थे। वो प्राइवेट जॉब करते थे। परिवार में उनकी पत्नी जानकी और एक बेटी उमा और बेटा अमर उर्फ गुरु था। 20 जुलाई 1990 को जन्मी नीमा काफी खूबसूरत और महत्वाकांक्षी युवती थी। उसने बरेली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी।
बरेली जैसी महानगर में पली बड़ी होने की वजह से उसके वातावरण का असर भी उस पर पड़ा था। नीमा का भाई अमर और योगेश एक ही मार्केट में अलग अलग रेडीमेड कपड़ों की दुकान पर काम करते थे। इसी वजह से योगेश और अमर में दोस्ती हो गई। दोनों एक दूसरे के घर भी आते जाते थे। इसी आने जाने में योगेश और नीमा एक दूसरे को जानने लगे। दोनों का दिन में कई कई बार आमना सामना हो जाता था। दोनों की निगाहें आपस में टकराती थी तो नीमा लजाकर अपनी निगाहें नीचे कर लेती थी। योगेश की आंखों की गहराई वो ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। शर्म से पलकें झुक जाती और होठों पर हल्की मुस्कान भी अपना घर बना लेती थी। नीमा की इस अदा पर योगेश का दिल बेचैन हो उठता था। नीमा को योगेश अच्छा लगता था। वो उसे दिल ही दिल में चाहने लगी थी। उसकी चाहत की तपिश योगेश तक पहुंचने लगी थी। योगेश को तो नीमा पहले से ही पसंद थी। इस वजह से योगेश भी अपने कदम बढ़ने से रोक नहीं सका। वो भी नीमा को अपनी बाहों में भरकर उसकी आंखों की गहराइयों में उतर जाने को आतुर हो उठा। एक दिन योगेश नीमा के कमरे से निकलकर बाहर की ओर जाने लगा कि अचानक वो फिसल गया। इससे उसके दाएं हाथ के अंगूठे में काफी चोट लग गई और अंगूठे से खून निकलने लगा। वही आंगन में खड़ी नीमा ने देखा तो दौड़ी दौड़ी आई। खून निकलता देखकर वो तुरंत अपने रुमाल को पानी में भिगोकर उसके अंगूठे में बांधने लगी। उसके द्वारा ऐसा करते समय योगेश उसकी तरफ प्यार भरी नजरों से देखता रहा। नीमा रुमाल बांधने के बाद बोली, जरा संभल कर चला करो। अगर आप इस तरह गिरोगे तो जिंदगी की राह पर कैसे संभल कर चलोगे। जिंदगी की डगर पर अगर मैं गिरा भी तो जिंदगी भर साथ देने वाले हाथ मुझे संभालने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। ये हाथ किसके होंगे और कौन जिंदगी भर साथ निभाने के लिए मेरे साथ होगा, ये तो अभी मुझे भी नहीं पता। योगेश ने नीमा की निगाहों में निगाहें डालते हुए कहा। योगेश की इस शरारत से उसकी नजरें शर्म से थोड़ी देर के लिए झुक गई। फिर वो बोली, छोड़ो इस बात को, आप रुमाल को थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी से गीला जरूर कर लेना। इससे आपके अंगूठे का जख्म जल्दी ठीक हो जाएगा। अंगूठे का जख्म तो ठीक हो जाएगा, लेकिन दिल का जख्म। इतना कहकर योगेश तेजी से दरवाजे से बाहर निकल गया। रूहानी तौर पर एक दूसरे से बंधे होने के बावजूद खुलकर अभी तक ना तो योगेश ने प्यार का इजहार किया था और ना ही नीमा ने। लगन की आग दोनों ओर लगी थी। बस देर थी तो आग को शब्दों की जुबा देकर बयां करने की। योगेश जब घर में आता तो नीमा का मन अधिक से अधिक उसके पास रहने को करता था। जब भी दोनों मिलते इधर उधर की बातें करते रहते थे। इससे धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से काफी खुल गए और उनमें काफी निकटता भी आ गई। नीमा मिलने व बात करने के उद्देश्य से योगेश के पास पहले से अधिक जाने लगी। एक दिन योगेश घर में अपने कमरे में बैठा कुछ पढ़ रहा था। नीमा भी उससे मिलने वहां पहुंच गई। नीमा को देखकर योगेश खुश होते हुए बोला, आओ नीमा, बहुत देर लगा दी। मैं काफी देर से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। घर का काम निपटाने में मम्मी की सहायता करने लगी थी, इसलिए देर हो गई। वो बोली, ठीक है, तुम थोड़ी देर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाता हूँ। ये कहकर योगेश चाय बनाने चला गया। नीमा वहीं मेज पर रखी पत्रिका उठाकर उसके पन्ने पलटने लगी। थोड़ी ही देर में योगेश चाय बनाकर ले आया। मेज पर चाय रखते हुए योगेश बोला, नीमा क्या पढ़ रही हो? योगेश की बात सुनकर नीमा ने सिर उठाया और योगेश की तरफ देखते हुए बोली, इस पत्रिका में एक बहुत ही अच्छी कहानी छपी है, वही पढ़ने लगी थी। ये सुनकर योगेश भी नीमा के पास बैठकर चाय पीते हुए उसी पत्रिका को पढ़ने में तल्लीन हो गया। पूरी कहानी पढ़ने के बाद ही योगेश ने पत्रिका के सामने से सिर हटाया और नीमा की तरफ देखते हुए बोला, सही कहा था तुमने, काफी दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी है। दोनों में कितना प्यार था। अच्छा नीमा, ये बताओ कि आज के समय में भी इतना पवित्र प्यार करने वाले लोग मिलते हैं? योगेश की बात सुनकर नीमा भावुक होते हुए बोली, वे बड़ी किस्मत वाले होते हैं जिन्हें किसी का प्यार मिलता है। नीमा की बात बीच में ही काटते हुए योगेश बोला, कुछ मेरी तरह बदनसीब होते हैं जिन्हें प्यार के नाम पर सिर्फ जमाने की ठोकरें मिलती है। ये कहकर योगेश के आंसू छलक आए। योगेश की आंखों में आंसू देखकर नीमा तड़प उठी। योगेश का हाथ अपने हाथों में लेकर वो बोली, तुम ऐसा क्यों सोचते हो?
तुम तो इतने अच्छे हो कि तुम्हें हर कोई प्यार करना चाहेगा। मैं तुमसे कई दिनों से एक बात करना चाहती थी, लेकिन इस डर से चुप रही कि कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। तुम कहो तो कह दूं। योगेश ने जब उसकी ओर प्रश्नवाचक निगाहों से देखा तो वो बोली, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुमसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। दिल की बात आज जुबा पर आ ही गई। नीमा की बात पर योगेश को विश्वास नहीं हो रहा था। वो नीमा की तरफ देखते हुए बोला, क्यों तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? अगर मैं मान भी लूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तो क्या समाज के ठेकेदार हम दोनों को एक होने देंगे? क्योंकि हम एक जाति के नहीं है। जब हम प्यार करते हैं तो इस जमाने से भी टक्कर ले लेंगे। प्यार तो प्यार होता है, इसे धर्म और जाति के तराजुओं में नहीं तोला जा सकता है। प्यार तो दो दिलों के मिलन का नाम है। नीमा की बात सुनकर योगेश की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। फिर उसने नीमा को बाहों में भरकर सीने से लगा लिया। नीमा भी उसके शरीर से लिपट गई। दोनों एक दूसरे का साथ पाकर काफी खुश थे। दोनों का प्यार दिनों दिन परवान चढ़ने लगा। दोनों के परिवारों को भी इस बात का पता चल गया। योगेश की बहनों और भाई ने योगेश को काफी समझाया कि वो नीमा के चक्कर में ना पड़े, लेकिन योगेश नहीं माना। दूसरी ओर नीमा के पिता ने भी उसके लिए रिश्ता तलाशना शुरू कर दिया। जल्द ही बुलंदशहर के रमेश से नीमा का रिश्ता पक्का कर दिया गया। नीमा और योगेश कुछ नहीं कर सके, सिर्फ हाथ मलते रह गए। प्रेमिका की शादी किसी और से तय होने पर योगेश पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। वो दिन रात नीमा की यादों में खोया रहता और उसकी कही गई बातें याद करता रहता। 27 नवंबर 2014 को नीमा की शादी रमेश से हो गई। नीमा बेमन से अपनी ससुराल चली गई, लेकिन शादी के बाद उसका पति से मनमुटाव होने लगा। फिर 1 साल बीतते बीतते नीमा पति का घर हमेशा के लिए छोड़कर अपने मायके आ गई। इसी बीच नीमा ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उसने सौम्या रखा। नीमा पति रमेश से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहती थी, लिहाजा उसने अपने तलाक का मुकदमा भी दायर कर दिया। एक बार फिर से नीमा और योगेश एक दूसरे से मिलने लगे। अब योगेश नीमा को अपने से दूर जाने नहीं देना चाहता था। किस्मत से उसे फिर से नीमा का साथ पाने के लिए उसे नीमा से मिला दिया था। योगेश उस पर अब अपने से शादी करने का दबाव बनाने लगा। नीमा मायके आई तो वह अपना खर्चा उठाने के लिए एक कैफे में काम करने लगी। इसी बीच नीमा की दोस्ती भूड़ पट्टी में रहने वाले सुनील शर्मा से हो गई। 32 साल का सुनील शर्मा अविवाहित था और बरेली में नौकरी करता था। दोनों की दोस्ती जल्दी ही प्यार में बदल गई। नीमा और सुनील एक ही जाति के थे और सुनील अच्छी नौकरी करता था, इसलिए नीमा उससे शादी करना चाहती थी। योगेश उसकी जाति का भी नहीं था और सेल्समैन की छोटी सी नौकरी करता था। नीमा ने योगेश को समझाया कि वो उससे शादी नहीं कर सकती, लेकिन योगेश मान नहीं रहा था। नीमा भले ही बदल गई हो और योगेश के प्यार को भुला बैठी हो, लेकिन वो तो नीमा को दिलो जान से अभी भी चाहता था। वो नीमा को हर हाल में पाना चाहता था। जब योगेश किसी तरह से मानने को तैयार नहीं हुआ तो योगेश से पीछा छुड़ाने के लिए नीमा ने सुनील से बात की, तो योगेश को ठिकाने लगाने के लिए वो भी तैयार हो गया। इसके बाद दोनों ने उसकी हत्या की योजना बना ली। योजना अनुसार 1 मार्च को नीमा अपने ऑफिस में थी। योजना के अनुसार रात 8:30 बजे नीमा ने योगेश को मिलने के लिए कुमार टॉकीज के पीछे खाली पड़े मैदान में बुलाया। योगेश उस समय दुकान पर था। वो अपने मालिक जितेंद्र से तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर दुकान से निकल आया और कुमार टॉकीज के पीछे मैदान में पहुंच गया। वहां सुनील शर्मा पहले से मौजूद था। योगेश नजदीक आया तो सुनील ने उसकी आंखों में लाल मिर्ची का पाउडर फेंक दिया, जिससे योगेश बिलबिला उठा। इसके बाद सुनील ने 7 लड़ाई चाकू से योगेश के गले, चेहरे और शरीर पर 4 प्रहार किए, जिससे योगेश जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई। सुनील ने पास ही पड़े पत्थर से उसके चेहरे को कुचला। उसके बाद वो 7 लड़ाई टीवीएस अपाचे बाइक से नीमा के पास गया, उसे पूरी बात बता दी। इसके बाद नीमा रात 9 बजे उसके साथ बाइक पर बैठकर घटनास्थल पर आई। नीमा ने सुनील से कहा कि वो बाइक से पेट्रोल निकालकर योगेश के शव को जला दे।
जिससे उसकी पहचान ना हो सके। इस पर सुनील ने बाइक से पेट्रोल निकालकर योगेश के शव पर डाल दिया और आग लगा दी। इसके बाद दोनों वहां से चले गए, लेकिन पुलिस आसानी से उन दोनों तक पहुंची गई। सुनील की निशानदेही पर इंस्पेक्टर गीतेश कपिल ने हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू, शव को जलाने में इस्तेमाल की गई माचिस की डब्बी, रक्त रंजित कपड़े और सुनील की अपाचे बाइक बरामद कर ली। फिर कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दोनों को सीजीएम की कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।